हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं संपूर्ण साहित्य। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो थोड़ा सा 1 मिनट में आपको विस्तार से बता देती हूँ। हम साहित्य पढ़ रहे हैं जिसमें मैंने आदिकाल से शुरुआत की थी और अब हम प्रयोगवाद में पहुंच चुके हैं। इससे पहले मैंने क्रमबद्ध रूप से वीडियो डाली हुई है, जिसने वो नहीं देखी वो भी देख सकते हैं। इसके साथ ही मैंने कुछ भाग व्याकरण का भी डाला है और 11वीं 12वीं की NCERT भी मैंने लगभग 60% करवा दी है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और निःशुल्क रूप से तैयारी करना चाहते हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम की, इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़े। वो भी यानी दोनों ही संपूर्ण पाठ्यक्रम प्लस में टेलीग्राम लिंक बिल्कुल निःशुल्क हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये मत पूछना कि मैम ये किस परीक्षा में पूछा जाएगा, चाहे वो किसी केंद्र की परीक्षा है या किसी राज्य की परीक्षा है जिसमें हिंदी शब्द आता है यानी हिंदी साहित्य पूछा जाता है। तो ये सभी के लिए वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने इसमें कॉमन प्रश्न उठाए हैं। ये वो प्रश्न है या तो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है या फिर इनके पूछे जाने की संभावना है। यानी परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न महत्वपूर्ण है मैंने वही प्रश्न लिए हैं, ताकि आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो इसलिए आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब हम 266वें प्रश्न में पहुंच चुके हैं। देखिए, शमशेर को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी 1977 में मिला? तो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न तो ये है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के मिला है? उत्तर आपके सामने ही, चुका भी नहीं हूं मैं निशान लगा रखा है, लेकिन आगे जो वीडियो आएंगे उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा। इसमें मैं साफ करना भूल गई थी, तो अभी आगे की वीडियो होंगी तो आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें पहला प्रश्न बनेगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? चुका भी नहीं हूं के लिए। अब पूछ लिया जाएगा कि कब मिला है, तो 1977 में। कब मिला? 1977 में मिला। किस रचना के लिए मिला? चुका भी नहीं हूं के लिए। रचना किसकी है? शमशेर बहादुर की है। तो ये प्रश्न जितने बन सकते हैं उतने मैं करवाने की कोशिश करूंगी। कौन सी रचना शमशेर बहादुर की है? पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, पीली शाम। तो पीली शाम शमशेर बहादुर की है। पीली आंधी कमलेश्वर की है, ये भी आप याद रखेंगे, पीली आंधी कमलेश्वर की है। ठीक है, इसके साथ ही आप याद रखेंगे शमशेर बहादुर की मैं बात कर लेती हूँ। शमशेर, इसे कवियों का कवि भी कहा जाता है। कवियों का कवि शमशेर बहादुर को, यह उनका उपनाम है, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह। तो ये भी आप याद रखेंगे। मुक्ति बोध ने बुरवा जी का अंतिम मुमुक्ष कवि किसे कहा है? तो मुमुक्ष का मतलब वो चाहने वाला, यानी किसी चीज को, जो मान लीजिए आप विद्या को चाहने वाले तो आप मुमुक्ष हुए, नहीं आप नई जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद, ये सभी आप जानते हैं कि छायावाद के आदर्श स्तंभों में 4 आते हैं, 4 कवि, जिसमें एक महिला है महादेवी वर्मा। इसके साथ ही आप याद रखेंगे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, ये सारे आते हैं। सुमित्रा नंदन को माना है नंद दुलारे वाजपेयी ने, याद रखेंगे नंद दुलारे वाजपेयी ने किसको माना है? सुमित्रा नंदन को छायावाद का प्रवर्तक। जयशंकर प्रसाद को किसने माना है? इला चंद्र जोशी ने। इला चंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। अब रामचंद्र शुक्ल की मैं बात कर लेती हूँ। मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल। अगर आपसे वास्तविक प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये होता है कि रामचंद्र जो शुक्ल कहते हैं वही सही है, तो वास्तविक प्रवर्तक मुकुटधर पांडे ही होगा, क्योंकि मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना है। लेकिन बच्चों ध्यान रखेंगे, वास्तविक प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो वास्तविक प्रवर्तक इसका जयशंकर प्रसाद ही आएगा। वास्तविक प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद ही आएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये जो आपकी एक्स्ट्रा जो जानकारी थी, ये परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है, इनको आप याद रखेंगे। मुक्ति बोध की कविता नहीं है
ओरांग उटांग बर्मा राक्षस डूबता चांद कब डूबेगा, बादल को घिरते देखा है। ये क्या है, इसकी नहीं है, पूछा गया है। बादल को गिरते देखा, इसकी की रचना नहीं है। बाकी ओरांग उटांग ब्रह्म राक्षस डूबता चांद कब डूबेगा, ये सारी मुक्ति बोध की रचनाएं हैं। बादल को गिरते देखा ये इसके नहीं है। अब ये प्रश्न आईएमपी लगा लेना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्ति बोध के लिए फैटेंसी क्या है? ज्ञान संवेदना है, आत्मानुभूति है, अनुभव की कन्या है, आभ्यंतरीकरण। तो अनुभव की कन्या है। मुक्ति बोध के लिए फैटेंसी शब्द जो प्रयोग किया गया ये अनुभव की कन्या है। ये प्रश्न काफी बार पूछा हुआ है, ये याद रखेंगे आप। मुक्ति बोध की सबसे लंबी कविता या सर्वाधिक चर्चित कविता कौन सी है? तो चर्चित मतलब प्रसिद्ध कविता, तो अंधेरे में इनकी लंबी कविता है, जो मुक्ति बोध की सबसे लंबी और सबसे प्रसिद्ध कविता है, अंधेरे में मुक्ति बोध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विक्षुब्ध समार मारक शवर किसकी कविता है? मुक्ति बोध की। विक्षुब्ध बुद्धि के मारक शवर कविता किसकी है? मुक्ति बोध की। नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है, ये याद रखेंगे, आधुनिक युग का कबीर नागार्जुन को। आलोक धनवा का जन्म 1948 में हुआ था, मुंगेर बिहार में। ये एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे। निराला आप पढ़ते हो, छायावादी कवि है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है सरोज समृति है, जो विश्व का सबसे बड़ा शोक गीत कहा गया था। एक नीली आग कविता की रचयिता है मुक्ति बोध। नीली आग कविता के देंगे मुक्ति बोध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 274 प्रश्न की तरफ। मुक्ति बोध को अंधेरे में कविता आधुनिक जन, ये आईएमपी प्रश्न लगा लेना। मुक्ति बोध की अंधेरे में कविता आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्र और पश्चात एक देखता इस्पाती दस्तावेज किसने कहा है? मतलब जो मुक्ति बोध की जो कविता है, इस कविता को आधुनिक इतिहास का अंधेरे में जो कविता है, बात हो रही है अंधेरे में कविता की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अंधेरे में इनकी प्रसिद्ध कविता है और लंबी कविता भी है। इसके साथ ही इसको आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक देखता इस्पाती दस्तावेज किसने कहा? भाई ये जो अंधेरे में कविता है मुक्ति बोध की, ये तो है क्या है, एक देखता इस्पाती दस्तावेज है। ठीक है, तो ये बात किसने कही है? ये कही है शमशेर बहादुर सिंह ने। इस रचना अंधेरे के लिए, मुक्ति बोध की कविता अंधेरे के लिए, कि ये एक देखता इस्पाती दस्तावेज है, शमशेर बहादुर सिंह। मुक्ति बोध की इस पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार ने 19 सितंबर 1962 को प्रतिबंधित किया है। भाई 19 सितंबर 1962 को प्रतिबंध किया था, यानी प्रतिबंध का मतलब रोक लगा दी। 19 सितंबर 1962 को मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी रचना पर लगाई है? तो 19 सितंबर 1962 को रोक लगा दी। भारत इतिहास और संस्कृति पर मध्य प्रदेश सरकार ने इस कविता पर रोक लगा दी। ठीक है, प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता है प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, छायावादी, सभी वाद की अपनी एक विशेषता है। इन विशेषताओं को आप अवश्य याद रखेंगे, क्योंकि विशेषताओं से प्रश्न काफी बनते हैं। निम्न जीवन का इतिहास, निम्न वर्ग का जीवन का इतिहास, मध्यम वर्गीय जीवन का समाज का चित्रण, उच्च वर्गीय समाज का चित्रण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर रहेगा कि प्रयोगवाद कविता में प्रमुख है तो मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण है। भाई मध्यम वर्गीय समाज किस तरह से अपने दैनिक जीवन की चीजों के लिए जूझता है, संघर्ष करता है, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है, तो ये प्रयोगवाद में दिखाया गया है। इसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है। नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता किसे? नागार्जुन। बाकी जो है नागार्जुन के अलावा ये है अज्ञे है, रघुवीर शाह है, सर्वश्रेष्ठ दयाल सक्सेना है। ये क्या है? आधुनिक कवि के, यानी आधुनिक कविता के, जो आधुनिक कविता हुई उसमें ये लेखक थे, उसके ये कवि थे। लेकिन नागार्जुन क्या है? ये आधुनिक युग की कविता का, यानी नई कविता का ये नहीं है। आधुनिक युग में तो थे ये, लेकिन क्या है, नई कविता में नहीं थे। नई कविता की विशेषता नहीं है, ये नहीं है पूछा गया है नई कविता की। बाकी 3 होंगी, एक नहीं होगी। तो जीवन के प्रति आस्थावान होना, ये तो है।
परंपरागत मान्यताओं का विरोध करना, जो रूढ़िगत विषय है उनको विरोध कर दिया। और नए जीवन के प्रति आस्था, नया सौंदर्य बोध, ये भी बिल्कुल है। जीवन में आस्था और ऐशंसिक स्थिति, ये इसमें नहीं है। जीवन में आस्था और ऐशंसिक स्थिति यानी ईश्वर में आस्था, माफ कीजिए, ईश्वर में आस्था और ऐशंसिक स्थिति, यानी ऐशंसिक का मतलब होता है कि ये करें या वो करें। अभी आपके मान लीजिए आपके सामने 2-3 एग्जाम है और आप संशय में हो कि मैं इस परीक्षा की तैयारी करूं या उसकी करूं, इसकी करूं, तो ये ऐसे रहता है। ठीक है, इसमें आदमी क्या है, डिसाइड नहीं कर पाता है, संशय इसमें रहता है। नई कविता का केंद्र बिंदु क्या है? प्रकृति चित्रण है, निर्धनता का चित्रण है, शोषक वर्ग की चिंता है, लोक जीवन की अभिव्यक्ति। केंद्र बिंदु पूछा गया है, यानी नई कविता का केंद्र बिंदु है लोक जीवन की अभिव्यक्ति। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा विचार को प्रमुखता से किसने रखा है? नई कविता को लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार में मुक्ति बोध ने रखा है। भाई, नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा विचार को प्रमुखता किसने रखा? मुक्ति बोध ने। ठीक है, नई कविता को बिंब प्रदान किसने माना है? बिंब प्रदान यानी एक प्रतीकात्मक होते हैं, कुछ बिंब होते हैं, किसी दूसरी वस्तु को दूसरी वस्तु से कनेक्ट करके यानी जोड़कर जो बताया जाए उसका क्या है, एक प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो वो नई कविता को बिंब विधान किसने कहा? डॉक्टर शंभुनाथ ने। भाई, ये जो नई कविता है ये तो प्रतीकात्मक है, मतलब बिंब दिए गए। जैसे कि मान लीजिए एक तरह से भी देखा जाए तो एक दृश्य भी होता है जिसमें हम किसी चीज़ को, मान लीजिए हम किसी दृश्य का वर्णन कर रहे हैं, कहीं आप घूमने गए और उस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, तो दूसरे आदमी को तो आप सुनाओगे ना, तो बिंब के का सहारा ले लेके, तो उसके आंखों के सामने क्या वो चित्र बिल्कुल ऐसे होगा जैसे कि वो देख रहा है। अगर अच्छी प्रकार से उसे सुनाओगे तो ये तो नई कविता को बिंब प्रदान किसने माना? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने माना है। ठीक है, 281 प्रश्न की तरफ अब हम बढ़ते हैं। 282 प्रश्न, तो देखना भैया आपको प्रश्न कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। इसके साथ ही अब अच्छी प्रकार से इन प्रश्नों को तैयार करोगे तो आपके अच्छे खासे प्रश्न तैयार हो जाएंगे और परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। नई कवियों को संबोधित कविता, नए कवि के प्रतीक रचयिता क्या है? जो नई कवियों को संबोधित कविता है, जो आधुनिक युग के कवियों को संबोधित करते हुए कविता लिखी गई है, नए कवि के प्रति इसके रचयिता कौन है? तो ये अज्ञे है। भाई, नई कविता तो आप तार सप्तक के, अगर आपसे पूछा जाए तार सप्तक के संस्थापक कौन है, स्थापना किसने की थी? अज्ञे ने की थी तार सप्तक की। ठीक है, कितने तार सप्तक रहे हैं आप सभी जानते हो, 4 तार सप्तक हैं, 4 हैं। और इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1943 पहला, दूसरा 1951 और फिर इसका रहेगा 1969 और फिर 1979। 1979 लास्ट का रहेगा 1979 और 1969 रहेगा तीसरा। तो पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1969 और चौथा 1979। तो ये 4 तार सप्तक आगे कह रहे हैं। इसे राहु का अन्वेषी भी कहा गया है, इनका उपनाम है राहु का अन्वेषी। राहु का अन्वेषी किसे कहा गया? अज्ञे को। और अज्ञे ही प्रयोगवाद का आगे चलकर विरोध किसने किया? अज्ञे ने ही सबसे ज्यादा किया था। तो ये सारे प्रश्न ध्यान रखेंगे, ये भी परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो बोलकर बताती हूँ इनसे कहीं ज्यादा प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। नाश और निर्माण काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? गिरजा कुमार माथुर। नाश और निर्माण की गिरजा कुमार माथुर। देखो भाई, मान लीजिए किसी चीज़ का सर्वनाश होता है, ये चीज़ कोई ख़त्म होती है, फिर उसका निर्माण किया जाता है, तो आप कहोगे कि वो चीज़, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है तो वो गिरा दी जाती है, तो आप ये बोलोगे कि उस बिल्डिंग का नाश होगा। अब उसकी जगह नई बिल्डिंग बनेगी, नया निर्माण होगा। तो गिरजा कुमार, उस बिल्डिंग को क्या किया गया? गिरा दिया गया है। तो नाश करोगे तो किसी चीज़ को गिराना पड़ेगा। तो नाश और निर्माण किसके रहे? गिरजा कुमार। नाश से नाश और इसकी गिरजा कुमार माथुर। ऐसे कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ा करो ताकि लंबे समय तक आप तो याद रहे। क्योंकि कुछ बच्चों की शिकायत होती है, मैडम हम तैयारी तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को रटते हो। आप उसको कनेक्ट करके पढ़ो ना, तभी कभी नहीं भूलोगे। मैमपल, शोपन भंग और अनुरक्षण काव्य प्रतीक रचनाकार कौन है? प्रभाकर माचवी है। मैमपल के भी हैं, शवरभंग है, अनुरक्षण है। ये 3 जो रचनाएं हैं, मैमपल, शवरभंग
अनुरक्षण ये प्रभाकर माचवे की है। किसकी है? प्रभाकर माचवे की जो है ये रचनाएं। दिनकर रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर इनका उपनाम है, रामधारी इनका मूल नाम है। राजेश जोशी, शमशेर बहादुर जो कवियों का कवि जिसे कहा जाता है। समय देवता की कविता किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की। समय देवता किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की। धर्मवीर भारती और अज्ञे मुक्तिबोध की फेटेंसी का कवि किसे कहा जाए? मुक्तिबोध को कहा जाता है। अनुभव की कन्या जिसे का अर्थ होता है। अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित लेखों की पदयात्रा का नेतृत्व किसने किया? अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित लेखों की पदयात्रा, यानी लेखकों ने अयोध्या से चित्रकूट की जो यात्रा की है उसकी पदयात्रा का नेतृत्व किसने किया? अज्ञे ने किया है। तो ऐसे भी आप इसको जोड़, ऐसे अयोध्या ऐसे अज्ञे भी आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। किसी तरह से याद करो, लेकिन आप याद करो ताकि लंबे समय तक, कम से कम परीक्षा तक तो याद कर सकते हो ना। सिर पर जूता पैर में टोपी किसकी कविता है? लक्ष्मीकांत वर्मा। सिर पर जूता पैर में टोपी, लक्ष्मीकांत वर्मा। सिर पर जूता पैर में टोपी, तो ये एक तरह से देखा जाए तो उल्टा ही है, क्योंकि सिर में टोपी पहनी जाती है, पैर में जूता पहना जाता है। लेकिन यहाँ इसका उल्टा किया गया, सिर पर जूता पैर पे टोपी। तो हर इंसान क्या है, ऐसे याद कर सकते हो आप। ऐसी भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान इतना भाग दौड़ रहा है कि वो सिर पर जूता रख के भाग रहा है, किसी तरह हमें लक्ष्मी मिल जाए, यानी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए, यानी धन की प्राप्ति हो जाए। तो इस तरह से आप जोड़कर कनेक्ट करके भी याद कर सकते हो। मेरा प्रतिदिन राम मनोहर लोहिया के आधुनिक हिंदी कविता के रचनाकार है। मेरा प्रतिनिधि राम मनोहर लोहिया के प्रति लिखी गई आधुनिक हिंदी कविता के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। रचना का क्या नाम क्या है? मेरा प्रतिनिधि। और लेखक का नाम क्या है? रघुवीर सहाय है। राम मनोहर लोहिया के प्रति, यानी जो है मेरा प्रतिनिधि राम मनोहर लोहिया के लिए लिखा गया है। इसमें क्या है? राम मनोहर लोहिया के प्रति, यानी किसको केंद्र मान के लिखा गया है। किसने लिखा है? रघुवीर सहाय रहेंगे इसके लेखक, लेकिन इसका केंद्र बिंदु कौन रहेंगे? राम मनोहर लोहिया। मेरा प्रतिनिधि आधुनिक हिंदी कविता के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाना है, यानी आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप इसका सही अनुक्रम लगाएंगे। बांस का पुल, उत्तर तो आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन सा है? बांस का पुल है। इनका समय और बता देती हूँ। बांस का पुल रहेगा 1958। बांस का पुल 1958 से 63 तक लिखा गया था। शून्य नाव रहेगा 1963 से 1966, 1963 से 1966। गर्म हवाएं रहेगा 1966 से 1969, 1966 से 1969। कुआनो नदी रहेगा 1969 से कुआनो नदी 1973, 1969 से 1973 ये कुआनो नदी। जंगल का दर्द रहेगा 1974 से 76। ठीक है, तो ये इसका उतरेगा। बांस का पुल 63 से 66। ठीक है, नहीं माफ कीजिए, बांस का पुल 58 से 63। शून्य नाव रहेगा 63 से 66। गर्म हवाएं रहेगा 66 से 69। कुआनो नदी रहेगा 1969 से 1973 और जंगल का दर्द रहेगा 1974 से 76। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका उतरेगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, इनके समय तो आपको याद करने पड़ेंगे। सीता के परित्याग से संबंधित रचना कौन सी? अग्निलिख। सीता के परित्याग से संबंधित जो रचना है, देखो बच्चों, अग्निलिख सीता के परित्याग से संबंधित, यानी सीता का जब परित्याग किया गया था, तो मतलब कि ये कहानी आपने सुनी होगी। जब जैसे ये तो हम वास्तविकता तो कोई नहीं जानता भाई, हम जो कहानी हम सुनते आ रहे हैं कि जब राम और सीता वनवास काट के लौट रहे थे, तो आप ये सभी जानते हैं कि जब किस प्रकार से राम ने संघर्ष करके रावण से सीता को छुटाया था। और कहा जाता है कि उस समय इनको राम ने इनकी अग्नि परीक्षा ली थी। तो कहते हैं कि इसमें दिखा गया रामायण में किसी धोबी ने इन पर कटाक्ष कर दिया था कि मैं अपनी पत्नी की कि मैं राम की तरह नहीं हूँ कि किसी दूसरे के घर में जाकर भी तुम्हें रख लूँगा। तो इस पर क्या हुआ था कि ये वचन
राम ने सुन लिए थे, तो उन्होंने एक मतलब कि इसमें तो एक आम इंसान दिखाया गया, लेकिन फिर भी एक भगवान भी कि जिसने भी औरत के साथ नाइंसाफी की, उन्होंने सीता को बात न मानकर, कहा जाता है कि उन्होंने क्या किया था कि असली सीता को न बैठाकर उसके जो नमूने को, यानी उसकी मूर्ति को बैठा जाए। जो भी वो कहानी है, लेकिन कहानी ये है कि उन्होंने उसकी अग्नि परीक्षा ली थी। वास्तविक सीता तो उनके पास थी, लेकिन जो उसका नमूना था वो उसमें अग्नि में बैठा दिया था, जो नहीं जला था, क्योंकि सीता तो उनके पास ही थी, वो उनका नमूना था। तो जो भी कहा जाता है कि सीता की उन्होंने अग्नि परीक्षा ली थी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि सीता का जब परित्याग किया गया था, उसमें उसकी अग्नि परीक्षा लेकर उसको पास रखा गया था। तो ये अग्नि लिख, सीता की परित्याग अग्नि परीक्षा से आप अग्नि लिख याद कर सकते हो। और कहा जाता है कि फिर सीता ने उनको उसके बाद उनके महल को ही छोड़ दिया था। तो ये तो कहानियां हैं, चलती आ रही हैं भाई। साखी कवि का काव्य संग्रह है। साखी किस कवि का काव्य, साखी है यहाँ अपने चैनल का नाम आ गया बीच में। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है, तो याद रखेंगे विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, मल्लेज केदारनाथ सिंह। तो इसका उत्तर रहेगा बच्चों, साखी जो है किसका है, विजयदेव नारायण शाही का। साखी विजयदेव नारायण शाही का ये काव्य संग्रह, साखी विजयदेव नारायण शाही। संवेदना ज्ञान और ज्ञानात्मक सूत्र का प्रयोग होता है। संवेदना ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना का गजानंद माधव मुक्तिबोध। क्या है, गजानंद माधव मुक्तिबोध। संवेदनात्मक ज्ञान और संवेदनात्मक प्रयोग होता है गजानंद माधव मुक्तिबोध। आत्मजयी के रचनाकार कौन है, कुंवर नारायण। देखो बच्चों, आत्मजयी के कुंवर नारायण। अब इसकी ट्रिक ये रहेगी, अगर आपको याद नहीं हो रहा है इतने सारे कि आत्मजयी, आजकल कुंवर किसे कहा गया है, जो युवा है, एक किशोर है, यानी अपने बचपन की अवस्था को पार करके किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। तो वो अवस्था ऐसी होती है कि इंसान अपने करियर के लिए जूझता है, अपनी आत्म, यानी मैं हर जगह वो अपनी प्रसिद्धि चाहता है, कुछ नया करना चाहता है जिसके उसके माँ बाप का नाम रोशन हो, उसे लोग याद करें। तो आत्मजयी यानी आत्म मतलब अपने आप पर जय प्राप्त करना चाहता है। और अपने आप पर जय कौन प्राप्त करना चाहता है, कुंवर करना चाहता है, यानी कुंवर यानी युवा करना चाहता है, कुंवर नारायण। तो इस प्रकार से आप ट्रिक के द्वारा भी इसे याद कर सकते हैं। ठीक है। फिर है माया दर्पण किसकी कविता है, श्रीकांत की है। माया दर्पण किसकी है, श्रीकांत की है, याद रखेंगे आप। माया दर्पण किसकी है भाई, श्रीकांत की है। आगे बढ़ते हैं, पटकथा कविता किसकी है। पटकथा कविता किसने लिखी है, धूमिल। पटकथा किसकी लिखी है, पटकथा धूमिल की लिखी हुई है। चंद्रकांत देवताले, रघुवीर सहाय, राजेश जोशी। बच्चे काम पर जा रहे, राजेश जोशी की बहुत प्रसिद्ध कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि इस कविता में छोटे छोटे बच्चे हैं जो मजदूर वर्ग के हैं, वो अपने पेट के लिए किस प्रकार स्कूल में जाकर काम के लिए जा रहे हैं। और रघुवीर सहाय ये हमारे जो है तार सप्तक के कवि रहेंगे। प्रकाशन काल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम लगाना है। गीत फरोश, चकित है, दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख। अब मैं इनका समय और आप बता देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और गीत फरोश का रहेगा 1930 से 1945, 1930 से 1945। और चकित है दुख का रहेगा 1968। चकित है दुख इसका रहेगा 1968। चकित है दुख 1900। बनी हुई रस्सी के रहेंगे 1971, बनी हुई रस्सी का 1971। और शिलालेख का 1973। शिलालेख का समय रहेगा 1973। गीत फरोश का रहेगा 1930 से 45। चकित है दुख 1968, बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973। तो ये इनकी रचनाओं का क्रम है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। एक बार आप खुद में मिलाकर देख लिया करो। तो ये फिर 1997 का माफ़ कीजिए 297 का ये भी मिलान। संशय की एक रात, इसका देखिए संशय की एक रात, यही मैं आपको समय बता देती हूँ। यानी जो संशय की एक रात रहेंगे नरेश मेहता। संशय की एक रात नरेश मेहता। काठ की घंटियाँ रहेंगे आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रहेंगे काठ की घंटियाँ।
संसद से सड़क तक रहेंगे आपके धूमिल और मछली घर रहेंगे विजय देवनारायण शाही। तो संसद की एक रात को रहेंगे आपके नरेश मेहता। तो आप याद रखेंगे जो संसद की रात, जैसे नरेश है यानी नरेश राजा को कहा जाता है कि राजा की मान लो सुबह युद्ध है राजा का, तो पूरी रात उसकी संसद में निकट जाती है। तो संसद की एक रात नरेश मेहता। काठ की घंटियां, भाई जो काठ की घंटियां कितनी है तो आप कहोगे सर्वे करना पड़ेगा सर, सर्वे के कितनी काठ की घंटियां हैं, यानी सर्वे करना पड़ेगा कितनी है काठ की घंटियां। तो ऐसे में सर्वशिशाल दक्षिणा। संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक क्या है, धूल ही धूल है, यानी संसद से सड़क तक इतनी धूल है, धूल ही धूल यानी धूमिल। संसद से सड़क तक आपको धूल ही धूल मिलेगी यानी धूमिल। मछली घर के रहेंगे आपको विजय देवनारायण शाही। आप देखो मछली घर में क्या है, विजय प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये सारी रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। संसद की एक रात की विधा क्या भाई, कथा काव्य है, खंड काव्य, लंबी कविता। ये काव्य है। संसद की एक रात क्या है, काव्य नाटक है। इन्हीं नाटक की जो विधा है काव्य के रूप में है, ठीक है, इसको गाया जा सकता है। 299 का रहेगा आपका, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी ने, धूमिल को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। निम्नलिखित में से किस काव्य कृति साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। अकाल में सारस के लिए मिला है, और मैं वक्त के सामने गिरजा कुमार माथुर को मिला है, दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी को मिला है, सतरंगी पंखे वाले नागार्जुन को। ये किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। तो इसका उत्तर रहेगा सतरंगी पंखों वाली नागार्जुन, इसको नहीं मिला। बाकी जो 3 हैं इनके लिए अकाल में सारस केदारनाथ सिंह को मिला है साहित्य अकादमी। वक्त के सामने गिरजा कुमार माथुर थोड़ी देर हमने पढ़ा, इसके लिए साहित्य अकादमी। दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी, इसके लिए भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। डी के लिए वही नहीं मिला है। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1953 में। भाई साहित्य अकादमी की स्थापना वर्ष पूछ लिया गया। निम्नलिखित में किस कविता में प्रकृतिवाद प्रयोगवाद नई कविता विशेषताओं का सामंजस्य, यानी कविता ऐसी है जिसमें क्या प्रकृतिवाद की विशेषता है, प्रयोगवाद की, नई कविता की। तो ये क्या है, प्रभाकर माचवी, ठीक है, इसका उत्तर आएगा प्रभाकर माचवी। अरुण कमल किसकी काव्य कृति नहीं है। अरुण कमल की काव्य कृति नहीं है पूछा गया है। पहाड़ पर लालटेन अपने केवल धार सबूत नए इलाके, तो पहाड़ पर लालटेन इसकी अरुण कमल की रहेगी नहीं रहेगी। तो पहाड़ पर लालटेन किसकी है, मंगलेश डबराल की है। पहाड़ पर लालटेन किसकी है, मंगलेश डबराल की है। 304 बची हुई पृथ्वी लकड़ बगास रहा है, आत्महत्या के विरुद्ध नेपथ्य में सी। तो इनका मिलान करना है। प्रश्न नंबर 304 का रहेगा बची हुई पृथ्वी किसका रहेगा, लीलाधर जोगुड़ी। बची हुई पृथ्वी लीलाधर जोगुड़ी। लकड़ बगासरा है चंद्रकांत देवताले। लकड़ बगासरा है चंद्रकांत देवताले। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर शाह और नेपथ्य में असी राजेश जोशी। तो नेपथ्य में राजेश जोशी। तो अब इनका मिलान कैसे करोगे आप, देखो वो ऑप्शन 4 आगे दिए गए हैं। बची हुई पृथ्वी लीलाधर जुगड़ी, भाई ये जो पृथ्वी बच गई इसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी पृथ्वी के आप किसी भाग में आपने कंपनी लगा ली, कोई स्कूल खोल लिया, तो कुछ जगह बच गई, तो आप यही कहोगे बची हुई पृथ्वी पर हम क्या करेंगे, ये तो हमने ये काम कर दिया, अब बची में क्या करेंगे, ठीक है। तो जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, कुछ इस पर भी कुछ काम करें। लकड़ बकास रहा है, ये चंद्रकांत देवताले की ये लकड़ बकास रहा है। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी है, रघुवीर शाह की है। नेपथ्य में किसी है, राजेश जोशी की है। तो आत्महत्या के विरुद्ध कोई वीर ही होगा, ये नहीं कि कोई कायर होगा, कायर तो कर ही लेता आत्महत्या, तो कोई वीर नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर यानी 130 का उत्तर रहेगा आपका बी, ठीक है। ये मिलान कर लेना भाई, इनका मिलान करना। साठोत्री कविता किसकी है, साठोत्री कविता है सलील गुप्त की।
स से साठोत्री, स से सलील गुप्त। ठीक है। ए कविता किसकी है? ए कविता है जगदीश चतुर्वेदी की। ठीक है। ए कविता रही है जगदीश चतुर्वेदी की। ताजी कविता किसकी है? लक्ष्मीकांत की। लक्ष्मीकांत वर्मा है जो ताजी कविता के हैं। और सहज कविता किसकी है? रविंद्र भरम की। साठोत्री कविता किसकी है? सलील गुप्त की। साठोत्री कविता किसकी है? साठोत्री रहेंगे सलील गुप्त। ए कविता रहेगी अगदीश है भई, अगदीश चतुर्वेदी। ताजी कविता किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा की है। सहज कविता किसकी है? सहज कविता किसकी है? रविंद्र भरम की है। तो ये भी आप याद रखेंगे। काव्य संग्रह इति संता की रचना कर जगदीश चतुर्वेदी। काव्य संग्रह इति संता की रचना कर कौन है? इति जगदीश चतुर्वेदी। साठोत्री कविता से आशय है भाई, साठोत्री कविता से क्या आशय है कि 1960 के बाद एक विशेष काव्यधारा हुई। 1960 के बाद एक विशेष काव्यधारा साठोत्री कविता से आशय है। सन 1960 के बाद एक विशेष काव्यधारा, यानी उसे 1960 के बाद एक विशेष परिवर्तन हुआ रचनाओं में, तो इसलिए साठोत्री कविता से अलग हो गई। मतलब साठोत्री कविता का आशय क्या है? सन 1960 के बाद एक विशेष काव्यधारा। 1908 प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 1908 देखो ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अपनी तैयारी सुचारू रूप से करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर देना। ठीक है। साठोत्री कविता में निषेधात्मक का कारण है भाई। ये जो निषेधात्मक का मतलब होता है नेगेटिव कारण क्या है, इसमें नेगेटिव कारण क्या है, मतलब नहीं का सेंस में पूछा गया। राजनीतिक दबाव, मूल्यहीनता ये नहीं है। सपाट बयानी और बड़बोलापन ये निषेधात्मक कारण है। सामाजिक यथार्थ की तिष्ठता भी है, समाज की राज्य की भावना और नाराज भी है, लेकिन सपाट बयानी और बड़बोलापन क्या है? ये निषेध का कारण है। खेत हमारी भूमि हमारी देश हमारा है, नागार्जुन। खेत हमारी भूमि हमारी सारा खेत हमारा है, नागार्जुन। ये नागार्जुन की है। इसे आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। गुण आए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, फीट बती छूती है आले पर बिस्तु ये सुना चाहिए, नागार्जुन की है। गुण खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी बीत है छछूती आले पर बिस्तु या नाचे। तो ये नागार्जुन की पंक्तियां हैं। तो पंक्तियां परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती हैं, आप याद रखेंगे। मैंने आहुति बनकर देखा, मैंने आहुति बनकर देखा, ये किसकी है भाई? मैंने आहुति बनकर देखा, ये अज्ञे की है। मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम की एक ज्वाला है। मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम की एक ज्वाला, ये किसकी है? अज्ञे की है। मैंने आहुति बनकर देखा, ये प्रेम की ज्वाला है। कर पाता ये मुक्त हृदय को, मस्त के शासन से उधर जड़ता बादलील की मस्त मंत्री के शासन से। तो ये याद रखेंगे। कर पाता यदि मुक्त हृदय को, मस्तक के शासन से उतर पकड़ता भाई दलित की मंत्री के शासन से। ये कुरुक्षेत्र की है, यानी कुरुक्षेत्र से ली गई है। आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है, ये रतन मिला है, यह फूल में मिला है, धूल में मिला है, ये किसकी है? त्रिलोचन की। वह हाथ उठाए हुए चलिए वीरेंद्र बुलबुल, एक मिनट। कविता वह हाथ उठाए हुए चलिए कवि वीरेंद्र बुलाती है, रामचंद्र शुक्ल। क्या है? रामचंद्र शुक्ल इसका उत्तर रहेगा। कविता वह हाथ उठाए हुए हैं चलिए कवि वीरेंद्र बुलाती है, ये है रामचंद्र शुक्ल का। ज्यादा लिया और दिया बहुत कम, मर गया देश मेरे जीवित रह गए तुम। ज्यादा लिया और दिया बहुत कम, मर गया देश और अरे जीवित रह गए तुम। तो ये पंक्तियां किसकी है? ये मुक्ति बोध की हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा भाई इसका। 315 का डी आएगा भाई, माफ कीजिए डी आएगा मुक्ति बोध। वैसे मैंने मुक्ति बोध बोल दिया था लेकिन डी ऑप्शन ही भूल गई।
ज़्यादा लिया और दिया बहुत कम, मर गया देश से अर्जी उतरे गए, तुम्हें किसकी मुक्ति बोध की है। राष्ट्रगीत में बलाकों ने भाग्य विधाता, ये पटासुदना जिन अर्जुन चुन गाता, ये रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। मुझे प्रोफेसरों के बीच आवाज सिद्ध करना है, ये निराला की है। मुझे प्रोफेसरों के बीच आवाज सिद्ध करना है, निराला की पंक्तियां हैं। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और उपमानने के लिए हुआ। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व की और स्वीकार करने और करवाने से हुआ। डॉक्टर नामवर सिंह। इसके लेखक कौन रहेंगे? डॉक्टर नामवर सिंह। प्रकृतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, किसकी? डॉक्टर नगेंद्र की है। प्रकृतिवाद समाजवाद की साहित्यिक अभिव्यक्ति किसकी? डॉक्टर नगेंद्र की पंक्तियां हैं। प्रकृतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक युग चेतना अवस्था युग सत्य से अनुप्राणित एक दूसरे के पूरक हैं। सुमित्रानंद पंत की। प्रकृतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः प्रकृति और युग चेतना तथा युग सत्य से अनुप्राणित एक दूसरे के पूरक। सुमित प्रकृतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। ये मूलतः एक युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्रमाणित एक दूसरे के पूरक है। तो ये सुमित्रानंद पंत के। मैं प्रयोगवाद का अगुवा नहीं पिछलुआ हूँ, ये किसकी है? दिनकर की। वह नंगा फासिज्म है, लेखक को लोग गिरे, सारे क्षति की धमकी दे, सरकार उस तक को तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा सकती है, मुक्ति बोध की है। निंदिया सताए मोहे सजी से सजनी, निंदिया सताए मोहे सजी से सजनी, निंदिया सतावे मोहे सजी से सजनी, ये शमशेर बहादुर की है। कवियों में सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणय अनुभूति को मतलब एक साथ मिलते कुछ वैसा ही चाव है। सुमित्रानंद। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं। देखिए भाई, ये सारी पंक्तियां वो आप याद करोगे, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने ज़्यादा नहीं लिए, वही लिए जो परीक्षा में पूछी हुई हैं। ये आपको नहीं लग रही होगी, लेकिन ये पूछी हुई पंक्तियां हैं। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणय अनुभूति की कोमलता एक साथ मिलती, वैसे ही रचाव किसमें है? मुक्ति बोध में। ये बात किसने की? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कही है। मनुष्य की मुक्ति की तरह जनता कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना और कविता की मुक्त छंदों के साथ शासन अलग करना है। तो ये किसकी? निराला की है। ये पंक्ति किसकी है? निराला की है। तो बच्चों, यहाँ हमारा आज की वीडियो खत्म होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करो, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका निःशुल्क रूप से फ़ायदा उठा सके। संपूर्ण कोर्स बिल्कुल निःशुल्क करवाया जा रहा है। आदिकाल से प्रयोगवाद तक की मैंने वीडियो डाल दी क्रमबद्ध रूप से, वो भी आप अवश्य देखें। इसके साथ ही कुछ व्याकरण की तैयारी करना, व्याकरण का भाग भी डाल दिया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो NCERT पढ़ना चाहते हैं, तो NCERT के लगभग 60% वीडियो मैंने 11वीं 12वीं की डाल दी, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि संपूर्ण कोर्स फ्री में हो, तो टेलीग्राम लिंक से भी अवश्य जुड़ें। और जिसमें NCERT है, संपूर्ण व्याकरण है, साहित्य है, सब कुछ फ्री मिल रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाओगे तब भी मैं वीडियो डालूंगी, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका निःशुल्क रूप से फ़ायदा उठाते हैं। और अब मेरी ये शिकायत रहती है, आप जितने देखते हो वीडियो को लाइक नहीं करते हो। वीडियो को लाइक करोगे तो मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेकर आती रहूँगी और मुझे एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।